नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रीना एजुटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में टॉपिक है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमारी मृदा पर अधिक से अधिक फसल लेने से मृदा उर्वरक शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। यह देखते हुए हमें फसल चक्र का अति ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में परिभाषा, फसल चक्र के सिद्धांत, लाभ, हानि एवं आधुनिक अवधारणा। क्रॉप रोटेशन की आधुनिक अवधारणा क्या है, इससे हमें क्या लाभ है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। इसकी परिभाषा है, मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों के इस क्रम से बोया जाना जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। हमें एक ही क्षेत्र पर एक ही समय अलग अलग समय में निश्चित क्रम में हमें फसल को इस प्रकार बोया जाना जिससे कि हमारी मृदा उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिक से अधिक पैदावार मिले। इसको ध्यान में रखते हुए हमें फसल सघनता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी मृदा की कितनी फसल सघनता है। एक साल की फसल सघनता के लिए हमें 100% क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होना अति आवश्यक है। इससे कम होगी तो हमारी मृदा नमी पर ह्रास होगा और हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इसका फॉर्मूला होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या अपॉन वर्ष इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम अपनी फसल सघनता को निकालते हैं। आप पढ़ते हैं फसल चक्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। इसके क्या सिद्धांत हैं तो देखते हैं कि फसलों की अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ संस्थानों के सिद्धांतों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। विभिन्न फसलों में फसल चक्र बनाते समय लिखित सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें नंबर 1 है, गहरी जड़ वाली फसलों के साथ कम गहरी जड़ वाली फसलें उगाई जाएं जिससे कि फसलें विभिन्न मृदा सतहों से अपने पोषक तत्व व नमी ग्रहण कर सकें। गहरी जड़ वाली के साथ हमें उथली जड़ वाली फसल को लेना अति आवश्यक है कि पहले हमने गहरी जड़ वाली ले ली, उसके बाद हम दूसरी फसल लेंगे वो उथली जड़ वाली लेंगे, जिससे हमारी मृदा उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और नंबर 2 है, अदलनी फसलों के बाद दलहनी फसलें उगानी चाहिए। अदलनी फसलें मृदा को नाइट्रोजन को मात्रा अधिक लेकर कमजोर करती हैं। दलहनी फसलें की जड़ों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु मृदा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वातावरण से करता है। अब हमने पहली फसल अदलनी ले ली और दूसरी फसल दलहनी लेंगे। तो जो अदलहनी फसल द्वारा नाइट्रोजन ह्रास हुई है उसको हम दलहनी फसलों में पाए जाने वाले मृदा जीवाणु राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा हम वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर कर लेते हैं, जिससे हमारी मृदा उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और नंबर 3 है, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें उगानी चाहिए, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है व किसान खाद आदि का प्रबंध भी सुगमता पूर्वक करता रहता है। इसमें है कि हमें पहली फसल अधिक खाद चाहने वाली ले ली तो दूसरी फसल हमें कम खाद चाहने वाली लेनी चाहिए, जिससे हमारी किसान की आय में कम खर्चा आता है और फसल अधिक प्राप्त हो जाती है। तो सुगमता पूर्वक कार्य करता रहता है और हमारी मृदा उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। नंबर 4 है, अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद कम जल चाहने वाली फसलें उगानी चाहिए। लगातार जल चाहने वाली फसलों के उगाने से मृदा में वायु का संचार रुक जाता है, जिससे जड़ें की वृद्धि व रंध्र जीवाणुओं की क्रियाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अधिक जल चाहने वाली फसल हम उगाते रहेंगे तो इसमें मृदा में वायु संचार रुक जाता है, इसीलिए हम कम चाहने वाली फसल लेंगे पहले
फिर अधिक पानी से आने वाली फसल लेंगे, जिससे हमारी मृदा संचार बना रहेगा और हमारी मृदा उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। नंबर 5 है अधिक निकाई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निकाई गुड़ाई चाहने वाली फसलें उगानी चाहिए, जिससे हमारी मृदा में जो वायु संचार है वो बना रहता है और रंध्रावकाश भी खुल जाते हैं निकाई गुड़ाई करने से। और हमेशा निकाई गुड़ाई करते रहेंगे तो मृदा ह्रास होगी और उसकी उर्वरा शक्ति भी कम हो जाएगी। नंबर 6 कृषि के विभिन्न साधनों का वर्षभर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग होना चाहिए। फसल चक्र बनाते समय उसमें फसलों का समावेश ऐसा होना चाहिए कि श्रम, सिंचाई, उर्वरक, बीज व धन आदि जो भी हक के पास उपलब्ध हैं, किसान के पास उपलब्ध हैं, उनका पूर्ण उपयोग हो तथा कृषक को आवश्यकता की सभी वस्तुएं भी अनाज, सब्जी, दाल के लिए चारा, कपड़े के लिए रेशे, फसलें तथा नगद रुपया भी आवश्यकता अनुसार प्राप्त होता रहे। हमें क्रॉप रोटेशन में ऐसी फसल लेनी चाहिए जो हमें वर्ष भर अनाज, कपड़े के लिए रेशे की फसल और पशुओं के लिए हमें चारा भी उपलब्ध होता रहे, जिससे किसान की आय भी बनी रहेगी और हमें आवश्यकता अनुसार अनाज भी प्राप्त होता रहेगा, पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त होता रहेगा। अब है नंबर 7 फसल चक्र ऐसा बनाना चाहिए कि दो ऐसी फसलें जिनमें हानिकारक कीट पतंगे व बीमारी को कभी भी लगातार नहीं उगानी चाहिए। जो हमारी फसल में कीट पतंगे जो लगातार लगते आ रहे हैं, हमें वो फसल कभी एक साथ नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि अधिक कीट पतंगे लगेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा किसान को। जिसमें नंबर 8 है फसलों को छांट फसल चक्र बनाते समय मृदा तथा जलवायु को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। हमें क्रॉप रोटेशन में फसल चयन करते समय हमें उसकी मृदा कैसी है उसके अनुसार और जलवायु के अनुसार हमें अपनी फसल का चुनाव करना चाहिए। आइए अब हम पढ़ेंगे फसल चक्र के लाभ। सिद्धांत पढ़ लिए हमने, क्या क्या सिद्धांत होते, अब पढ़ेंगे हम लाभ के क्रॉप रोटेशन के क्या क्या लाभ होते हैं, हमें क्यों क्रॉप रोटेशन अपनाना आवश्यक है। जिसमें नंबर 1 है उपज अधिक प्राप्त होती है। ऑब्वियसली हम क्रॉप रोटेशन उगाएंगे तो एक वर्ष में 2 से 3 फसल उगाएंगे तो हमें उपज भी अच्छी प्राप्त होगी। जिसमें जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, हानिकारक पदार्थ टॉक्सिन जैसे एसियन आदि भूमि में एकत्रित नहीं हो पाते हैं। और नंबर 2 है वातावरण को नाइट्रोजन भूमि में इकट्ठा होती है। जो दलहनी फसलें हम दलहनी के बाद दलहनी फसलें उगाते हैं तो उससे हमें फायदा होता है कि वातावरण में जो पाई जाती है 78% नाइट्रोजन, वो हमारी फसल उपयोग कर लेती है, इकट्ठा होती है। मुख्य पाठ है भूमि के भौतिक रासायनिक गुण बने रहते हैं और भूमि कटराव अम्लीय लवड़ी से बची रहती है। लवड़ी मृदा बची रहती है और अम्लीय होने से भी बची रहती है। नंबर 3 है श्रम पशु मानव का समुचित उपयोग होता रहता है। मानव का भी उपयोग होता रहता है और पशुओं का भी उपयोग होता रहता है। नंबर 4 है फसलों के उत्पादन का खर्च कम हो जाता है। वो एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं तो उसमें जुताई का भी खर्चा कम हो जाता है। ऐसे करके मतलब उत्पादन का भी खर्चा कम हो जाता है। नंबर 5 है कीट पतंगा एवं बीमारियों के आक्रमण से फसलें बची रहती हैं। हम एक ही फसल लगातार खेत में बोते रहेंगे तो हम कीट पतंग अधिक लगेंगे, इसलिए हमें फसल को हेर फेर से बोते रहेंगे तो कीट पतंगे भी खत्म हो जाएंगे, रोग भी खत्म हो जाएंगे, हमारी मृदा भी उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। इसमें नंबर 6 खरपतवारों को वृद्धि का नियंत्रण हो जाता है। और नंबर 7 है सीमित साधनों जैसे खाद, सिंचाई आदि में भी फसलों को उगा सकते हैं। सीमित साधन है हमारे पास, जैसे खाद है, सिंचाई है, तो हम उसमें भी फसल को उगा सकते हैं, हमें अधिक खर्चा करने की भी जरूरत नहीं होती। 8 है मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक दशाएं भी सुधरती रहती हैं।
और नंबर 9 है कृषक की घरेलू आवश्यकताएं अधिकतर पूरी हो जाती हैं इसी में पूरी हो जाती हैं। और नंबर 10 है मृदा को जल एवं वायु क्षरण के प्रभाव से बचाया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन से हम मृदा क्षरण पर को भी रोक सकते हैं, क्योंकि अधिक लंबी होने वाली फसलों को उगाते हैं और मृदा पर रेंगने वाली मतलब फैलने वाली फसल उगाते हैं, जिससे हमारा मृदा कटाव भी रुक जाता है। नंबर 11 है शीघ्र पकने वाली फसलों के से लाभ उठाया जा सकता है। शीघ्र पक जाएंगी तो हमें शीघ्र फसल प्राप्त हो जाएगी, तो उसे बाजार में बेचकर हम जल्दी आय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 11 कृषक को वर्ष में कई बार धन प्राप्त हो जाता है। लगातार हम फसल को बोते हैं, काटते हैं, तो जिससे हमारी जल्दी जल्दी फसल पक जाती है और हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे हम बाजार में जल्दी जल्दी बेचकर उससे धन प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 13 है बाजार की मांग की पूर्ति की जा सकती है। हम अधिक से अधिक फसलें उगाएंगे तो बाजार की भी पूर्ति होती रहेगी। नंबर 14 विभिन्न फसलों का प्रबंधन उचित प्रकार से किया जा सकता है। वो हम फसल का प्रबंध करते रहते हैं। अब पढ़ेंगे हम फसल चक्र का चुनाव। फसल चक्र का चुनाव हम कैसे करें, उसके लिए हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फसल चक्र को अपनाने से पहले उसमें प्रयोग की जाने वाली फसलों की छांट की जाती है। फसलों की छांट निम्न कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें नंबर 1 जलवायु के अनुकूल ही फसलों का चयन करना चाहिए। भिन्न फसलों की जलवायु संबंधी आवश्यकताओं का वर्णन किया है। नंबर 2 है भूमि फसलों को छांट भूमि की किस्म पर निर्भर करती है। जैसी मृदा है, जैसे कि काली मृदा है तो हम उसमें कपास उगा सकते हैं। लाल मृदा है तो हम उसमें गेहूं की खेती है, मूंगफली है, और रेतीली भूमि है तो मूंगफली है, आलू है, ये सब कर सकते हैं। बरसीम, चना उगा सकते हैं। नंबर 3 है विभिन्न सुविधाएं। फसल की छांट के समय कृषक को अपने साधन, श्रम, पूंजी, सिंचाई, खाद की कीटनाशी व शाकनाशी रसायनों आदि का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। जैसे फसलों में मानव श्रम को काफी आवश्यकता होती है। नंबर 4 आर्थिक कारक। फसल की बाजार में मांग व बेचने की क्या सुविधाएं हैं, हमें फसल के भंडारण की क्या सुविधाएं हैं आदि का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कृषि क्षेत्र है वो बाजार के पास है या नहीं, और हमारे भंडारण के लिए सुविधाएं हैं कि नहीं। ये सब देख के हमें फसलों का चुनाव करना चाहिए कि जल्दी खराब होने वाली फसलों को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, इसलिए हमें उसके लिए भंडारण की भी आवश्यकता होती है। तो यह सब देखते हुए हमें अपनी फसल का चुनाव करना चाहिए कि हमें क्रॉप रोटेशन में कौन सी फसल लेनी है जिससे हमें हानि कम हो। आदि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। शहरों के नजदीक सब्जियों वाली फसलें पैदा कर सकते हैं। यदि हमारा कृषि क्षेत्र शहर के नजदीक है तो हम फसल में सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जिससे हमारी पैदावार अधिक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित शस्य चक्र को देखते हुए हमने कुछ फसल चक्र बनाए हैं जो 4 वर्ष के हैं, कुछ 3 वर्ष के हैं। उसको हम देखते हैं कि हमें फसलों को किस क्रम में लेने चाहिए। तो शुष्क असिंचित क्षेत्रों में खरीफ में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास, उड़द, ग्वार, अरहर, तिल, अंडी रबी के मौसम में इनको ले सकते हैं। और चना है, जौ है आदि फसलों को भूमि की किस्म व भूमि में नमी के स्तर के आधार पर उगाया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतर एक फसल उगाने के कारण इन क्षेत्रों में शस्य चक्रों की सघनता इंटेंसिटी 100% रहती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में खरीफ में धान है, जूट व डेंचा तथा रबी के मौसम में गेहूं, जौ, चना, बरसीम आदि फसलें पैदा करते हैं। सिंचित क्षेत्रों जहां पर औसत वर्षा होती है
वहाँ पर हम धान ले सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है व मूंगफली, मूंग आदि खरीफ में व रबी में गेहूं, जौ, जई, आलू व प्याज आदि फसलें पैदा कर लेते हैं। यदि कस्बों के पास है तो हम अपने सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारी अच्छी पैदावार हो जाती है। तो अब हम उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें हम क्रॉप रोटेशन देखते हैं कौन कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें कपास मेथी ले लें, फिर गन्ना, पैडी, ज्वार, हरी खाद को हम उसमें नहीं जोड़ते हैं। फिर गेहूं, नंबर 2 है कपास, मेथी, गन्ना, ज्वार, गेहूं, ये 3 वर्ष का क्रॉप रोटेशन है। और 2 वर्षीय फसल चक्र, उसमें हम जायद में मक्का ले लेते हैं और रबी में आलू, गन्ना ले लेते हैं, आलू के बाद गन्ना ले लेते हैं, ये 2 वर्ष का है। गन्ना तो 1 वर्ष में हो पाता है, इसलिए ये तो 1 वर्ष का हो गया। और मक्का, आलू ये दूसरे वर्ष में हो जाते हैं, तो ये 2 वर्ष का हो गया। ऐसे ये कुछ क्रॉप रोटेशन है जिनको देख के हमें अपने खेत में क्रॉप रोटेशन की फसलों को लगाएं। फसल चक्र की हो गए। अब हम देखते हैं कि सस्य चक्र के बारे में आधुनिक अवधारणा क्या है। क्यों क्रॉप रोटेशन अपनाना अत्यावश्यक हो गया है, जिसमें हम देखते हैं कि सस्य चक्र का मुख्य सिद्धांत मृदा की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखते हुए फसलों को पैदा करना। आजकल मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर रखने के लिए हरी खाद व भूमि को परती छोड़ने की प्रथा कृषि में विलुप्त होती जा रही है। हरी खाद तो अब बहुत ही कम लोग डालते हैं, तो रासायनिक खादें ही खेत में डालते रहते हैं, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति का ह्रास होता जा रहा है, अनुपजाऊ होती जा रही है हमारी मृदा। आगे देखते हैं कि सस्य चक्रों के सिद्धांतों को अपनाने के पिछले वर्षों में कृषक खरपतवार, कीट पतंगे व बीमारियों के आक्रमण से फसलों की रक्षा करता था, लेकिन आजकल इन समस्याओं को हल करने के लिए शाकनाशी, कीटनाशी व बीमारियों को नष्ट करने वाली दवा कृषक को उपलब्ध हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इन विभिन्न रसायनों का प्रयोग कृषक के लिए लाभदायक है। पहले बायो कृत्रिम हाथों से या जलाकर ऐसे मतलब रोगों को, कीटों को नष्ट करते थे। अब तो रासायनिक दवाएं हैं, कीटनाशी, शाकनाशी, उससे हमारी मृदा का ह्रास और भी होता जा रहा है, इसलिए हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मृदा कटाव को रोकने के लिए विभिन्न यांत्रिक विधियां अपनाई जा रही हैं, अतः सस्य चक्रों के पुराने सिद्धांतों को मृदा कटाव रोकने के लिए अपनाना आवश्यक नहीं रह गया। इन क्षेत्रों में साधनों की कमी है, वहां पर सस्य चक्र के सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है। मृदा कटाव अधिक होता है जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना अति आवश्यक हो गया, अन्यथा मृदा का ह्रास होता ही जा रहा है, मृदा कटती जा रही है और मृदा क्षेत्र कम होता जा रहा है, वहाँ मृदा उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, इसलिए हमें मृदा फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक हो गया है। आधुनिक युग में बढ़ती हुई जनसंख्या की अन्नपूर्ति के लिए कृषक अब वर्ष में 4 फसलें या आर्थिक दृष्टि से लाभ कमाने के लिए मृदा उर्वरा शक्ति को स्थिर रखते हुए एक ही सस्य चक्र को अपना रहा है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें अन्न की भी पूर्ति करनी है, तो इसलिए किसान एक वर्ष में 4 फसलें लेता जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक हो गया है। फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो हमारी मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी, उर्वरा शक्ति ह्रास हो जाएगी, इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन अति आवश्यक हो गया है। हमें अपनी मृदा पर
क्रॉप रोटेशन अपना कर ही किसान को सजेशन दें कि किसान क्रॉप रोटेशन को ध्यान में रखते ही अपनी मृदा पर फसलें उगाएं, जिससे हमारी मृदा उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। चलो दोस्तों, कैसी लगी मेरी क्लास कमेंट जरूर करें, लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।